हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर बीयू के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेम में पूछा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके लास्ट मोमेंट पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करके जाने चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। वैसे ही वीवीआई क्वेश्चन और उस टॉपिक में कितने डेप्थ तक क्या पूछा जा सकता है, उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपका अपना सुमित इस सेशन के अंदर आपके साथ हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 और 6 में एग्जाम में आ सकने वाले उन सभी टॉपिक को मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 मैराथन सेशन, जिसके अंदर यूनिट 1 से लेकर 6 तक के सारे वीवीआई क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एज वेल एज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर जो जो अच्छा पार्ट है, जो आज नहीं के मैक्सिमम चांसेस हैं, उनके दोनों सेशंस मैंने कंडक्ट कर दिए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियोस वाले सेगमेंट में, लाइव क्लास या फिर प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाकर उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बात करते हैं अपन यहां पर कि सर यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 के वीवीआई क्वेश्चन तो वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर ही। आप वीडियोस वाले सेगमेंट में जाके उन चैप्टर्स को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहां पर बिना समय गंवाए, यूनिट नंबर 5 जो है उसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये समझ लीजिए कि वो एग्जाम में आपके आने के एग्जाम में उनके पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो ये थोड़ा सा क्या है कि लेंथी यूनिट है, बहुत ज्यादा लेंथी यूनिट है। इलेक्ट्रिकल मशीन, ये बेसिकली 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। उसी 3rd और 4th सेमेस्टर के कुछ कुछ चैप्टर का कुछ सार उठा के, टॉपिक उठा के एक साथ आपके यूनिट 5 में डाल दिया है। इस वजह से ये यूनिट थोड़ी सी टफ बन जाती है। सारी ब्रांचेस को ये पढ़ाना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाले जिंदगी में आगे जाके मैकेनिकल या सिविल की चीजों से डील नहीं करते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर में कंबाइंड सिलेबस इसीलिए रखा जाता है कि सभी लोग एक दूसरे की ब्रांच को जाने, कि भैया मैं आगे चल करके जब काम करूंगा तो कंपटीशन में कौन सी ब्रांच जो है वो किस में किस तरीके से क्या रोल प्ले करती है। तो वो आप जब आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे बीटेक पूरा करने के बाद, तो आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि क्यों आपको ये चीजें पढ़ाई जाती है। वरना मैकेनिकल वालों को बहुत गुस्सा आता है कि यार सर हमारे ये सब्जेक्ट ही नहीं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, पढ़ने के लिए अगर आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और हमने बहुत डेप्थ के अंदर इन चीजों को अपने सेमेस्टर के कोर्सेज में पढ़ाया है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया है। तो आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है, उन्होंने एंजॉय किया होगा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं। यूनिट नंबर 5 में आपके देखो बेटा 3 पार्ट है। एक तो है आपका डीसी मशीन, दूसरा आपका पार्ट है ट्रांसफॉर्मर, और तीसरा आपका पार्ट है इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर। आप इंडक्शन मशीन ही लिख लो। ये 3 जो है वो आपके सेक्शन है। इन तीनों सेक्शन में से डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन तो समझ लो एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। दोनों में से किसी एक का कंस्ट्रक्शन आता ही आता है। इंडक्शन मशीन में कंस्ट्रक्शन की जगह पूछा जाता है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इसका प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना। इसमें भी आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर है भाई सिलेबस में, सिंगल फेज नहीं है, 3 फेज है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, खुद से चालू हो जाती है, सिंगल फेज वाली नहीं होती है। आपने देखा होगा आपके घर में छत पे जो पंखा लगा है उसके अंदर एक कंडेंसर आता है, वो खराब हो जाता है तो पंखे को डंडे से घुमाना पड़ता है, तब जाकर के वो घूमता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है। मतलब इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं कि आपके घर पे जब पंखा मान लीजिए नहीं चल रहा है और आपने डंडे से घुमाया, पंखा चल गया, तो इसके घूमने का कारण क्या है, और वो पहले घूम क्यों नहीं रहा था। तो वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर था, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं घूम रहा था। और यही वजह है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर ज्यादा पॉपुलर है सिंगल फेज के कंपैरिजन में, और वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो आपको यहां पर देखो तीनों का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग ये सब सिलेबस में है, मगर आपको इन दोनों के अंदर कंस्ट्रक्शन पे फुल फोकस करना है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे फुल फोकस करना है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप लोगों को, जैसे आपके सिलेबस के अंदर ईएमएफ इक्वेशन, लॉसेस, एफिशिएंसी भी दे रखी है, तो इसके बाद आपको अगर इसमें कवर करना है तो आपको इसके लॉसेस के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस के बारे में पढ़ना है। लॉसेस में इसके अंदर 2 तरीके के जो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, उन दोनों को कवर करना है आप लोगों को। आयरन लॉसेस के अंदर हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस ये फर्दर और आते हैं। तो लॉसेस कितने टाइप के होते हैं इसका पूरा थ्योरी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉसेस अकर्स इन ए ट्रांसफॉर्मर, उसमें ये कोर लॉसेस और ये कॉपर लॉसेस ये कवर करने हैं। कैसे उनको फाइंड किया जाता है, क्या उनका फॉर्मूला है और क्या उनकी उपयोगिता है, ये आपको डिस्कस करना है। और लॉसेस से ही जुड़ा हुआ टर्म आता है एफिशिएंसी,
भाई लॉसेस पता चलेंगे तभी एफिशिएंसी चलेगी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ लो, वहीं लॉसेस के नीचे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, काम खत्म। अगर एफिशिएंसी पूछ ले तो लॉसेज एक्सप्लेन करके लास्ट में एफिशिएंसी लिख दो, ऐसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख दो, फिर उसमें लॉसेज आएगा, फिर लॉसेज टर्म को एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद में खत्म कर दो इसको। इसी तरीके से डीसी मशीन की अगर मैं बात करूं तो डीसी मशीन के अंदर आप लोगों को सिलेबस में जैसे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर एंड टॉर्क इन मोटर, तो यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर। ये आपको आनी चाहिए, इसका डेरिवेशन आपको प्रॉपर आना चाहिए। आपको 2 नंबर के शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं अगर बीच में थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इसका ईएमएफ इक्वेशन, इसका ईएमएफ इक्वेशन 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। राइट डाउन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, राइट डाउन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पूछ लिया भाई साहब, क्या दिक्कत है, आ सकता है। तो यहां पर आप लोगों को इन दोनों का कंस्ट्रक्शन, इसकी ईएमएफ इक्वेशन, इसमें लॉसेस, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये चीज आपको कवर करनी है। डीसी मशीन के अंदर अगर बात करें, कंस्ट्रक्शन अपन ने कवर कर लिया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया। एक यहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर पढ़ाया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर, जिसमें आपको बताया जाता है कि डीसी मशीन में सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है, सेल्फ एक्साइटेड होती है, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज जो है वो जनरेटर होता है, शंट जनरेटर भी होता है और कंपाउंड जनरेटर भी होता है। तो उनके कंस्ट्रक्शन के डिफरेंसेस, मतलब उनका क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो नाम लिख के डायग्राम बनाए जाते हैं कि भैया ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये सीरीज जनरेटर है, ऐसा डायग्राम है मतलब ये अपना शंट जनरेटर है। तो डायग्राम के बेसिस पे आपको उनका क्लासिफिकेशन करना प्रॉपर आना चाहिए। 3 टॉपिक लिख रहा हूं, तो मैं ट्रांसफार्मर में लॉसेज हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, और ईएमएफ इक्वेशन तो 2 नंबर के अंदर आपको पूछा जाएगा। ईएमएफ इक्वेशन जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इंडक्शन के अंदर प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल ही है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर मुझे और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट लग नहीं रहा। ईएमएफ इक्वेशन में इन्होंने ये भी लिखा है, सिंपल न्यूमेरिकल तो तीनों के लिए लिखा है, तो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो ईएमएफ इक्वेशन पे या फिर एफिशिएंसी वाले पार्ट पे, एफिशिएंसी वाले पार्ट पे इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ईएमएफ इक्वेशन पे न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस जनरेटर के केस में थोड़े ज्यादा रहते हैं, बैक ईएमएफ वगैरह पूछ सकता है। ये आपका यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हो, यूनिट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप एटलीस्ट ये कंस्ट्रक्शन, ये प्रिंसिपल और ये इन दोनों की ईएमएफ इक्वेशन रट के जरूर जाना, पढ़ के जरूर जाना, और इसके अंदर लॉसेस, बस ये 4-5 टॉपिक देख लेना, आपको इसमें से 100% कुछ ना कुछ एग्जाम में कंफर्म है मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगा। यूनिट नंबर 6 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 6 भाई कतई रटने वाली, पूरी की पूरी रटने वाली है। इसमें पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। जैसे आप इंजीनियरिंग में आपको सोल्डरिंग का काम बहुत पड़ेगा, तो इन्होंने सोल्डरिंग यूनिट डाल दिया पूरा का पूरा। फिर इसके बाद में आपको बेसिक वायरिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, किस तरीके से जो है वो वायरिंग आप करते हैं, तो वायरिंग का रूल आपका सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया गया। तो सोल्डरिंग और वायरिंग कहने को तो 2 ही टॉपिक डाले हुए हैं, मगर इसमें क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब पूछता है। जैसे आपके प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस बताइए, ये क्वेश्चन डाल दिया। अब यहां पर फ्यूज तो चलो समझ में आता है, वायरिंग में यूज होता है, सर्किट ब्रेकर तो हमारे घर के अंदर होता ही नहीं, एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर का मतलब छोटा स्वरूप। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ऐसा है कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि भाई थ्योरेटिकल पार्ट है तो कितना भी डेप्थ में जाकर के पूछ लिया। तो सोल्डरिंग में आप लोगों को बेसिकली सोल्डरिंग टेक्निक जो है, सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग दोनों की टेक्निक के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए, और वायरिंग में आपको वायरिंग का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरिंग में आपको आना चाहिए कि वायरिंग कितने टाइप की होती है, हर एक टाइप की वायरिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तो एटमोस्ट आपको आना ही आना चाहिए। वायरिंग के क्लासिफिकेशन की बात हो गई, वायरिंग के टाइप्स की बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर सारे रटने वाले नियम हैं, तो आप क्या करें, 10 नियम याद कर लें। आपसे अगर पूछ लिया जाए राइट डाउन जनरल रूल्स रिलेटेड टू वायरिंग, तो वो आपको आपके 10 याद करोगे तो एग्जाम में 5-6 तो याद आएंगे ही आएंगे। तो जनरल जो आईई रूल्स है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, वो 5-10 रूल आप अच्छे से याद कर लें। साथ ही साथ आप फ्यूज के बारे में यहाँ पर पढ़ लें, वायरिंग में फ्यूज यूज होता है, आजकल आपके घरों में यूज नहीं हो रहा है, एमसीबी आ गई है जब से, मगर फ्यूज जो है वो पहले बहुत यूज होता था। फ्यूज क्या है, फ्यूज बॉक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है। वायरिंग के जो है वो क्लासिफिकेशन में 2 चीजें हैं, एक तो वायरिंग खुद कितने टाइप की और एक वायरिंग सिस्टम कितने टाइप का है। वायरिंग सिस्टम में 2 सिस्टम आते हैं, एक टी सिस्टम आता है, एक लूप इन सिस्टम आता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर, दैट्स इट।
और इसके अलावा यहाँ पर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है नहीं। बाकी पूछने को तो जैसे ये भी पूछ लिया कि सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस बताओ फ्यूज के साथ में, तो ये डिफरेंस क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो आप एक बार जनरल डिफरेंस याद करके चले जाना, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में जनरल क्या डिफरेंस है ये आप याद करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी 31 जनवरी को जिनका खत्म हो जाएगा, तो इजी प्रेप की तरफ से सेकंड सेमेस्टर के बैच लॉन्च कर दिए गए। आप इजी प्रेप के अगर छात्र हैं ऑलरेडी, तो आप सभी स्टूडेंट्स बिना डिले किए 31 जनवरी से पहले सेकेंड सेमेस्टर के बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसका वैलिडिटी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम तक रहेगा। फायदा यह है कि 31 तारीख से पहले एनरोल करने पर आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन पीडीएफ और एमसीक्यू प्रैक्टिस का टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। 31 तारीख के बाद इनका अलग से चार्जेस रहेगा। केवल बैच में आपको जनरल जो फीचर्स रहते हैं वो सारे रहेंगे, ये एडिशनल फीचर्स आपको ऐड ऑन करके फ्री में दिए जा रहे हैं 31 जनवरी तक। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बैच लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई चीजें, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो आगे तक जो है वो सेमेस्टर से जुड़ा रहना है, तो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का कॉम्बो ले सकते हैं, 500 का और फायदा हो जाएगा 3499 में, और सेकंड से 6 सेमेस्टर तक का कंप्लीट बैच आप 6499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। तो इजी प्रेप का ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें। वीडियो को पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ऐप डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज चेकआउट कर लें। अभी वहां पर आपको वहां पर फोल्डर में सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो जैसे ही आपका 31 तारीख हो जाएगा, आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हमारी क्लासेस जो है वो सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा। और भी जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं अपलोडेड हैं, आप जाकर जरूर से चेकआउट करें और अपने दोस्तों में भी इजी प्रेप सेमेस्टर को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।